गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है मोहन सिंह। आज मैं आपको राजस्थान का भूगोल राजस्थान का भूगोल है उसका अध्ययन कराऊंगा मैं। राजस्थान के भूगोल में हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, आकार एवं आकृति। तो हमारा राजस्थान का भूगोल है उसमें पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति, ये राजस्थान की स्थिति इस प्रकार है। विश्व के संदर्भ में सबसे पहले बात करें अपनी विश्व के संदर्भ में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति इस प्रकार है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति इस प्रकार है। और भारत में राजस्थान की स्थिति इस प्रकार है। भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। देखो, ये है हमारा ग्लोब, ठीक है, ये हमारा ग्लोब में। हम बात करते हैं विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति इस प्रकार। तो ये हमारा ग्लोब है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश ये हमारे ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। इस 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये हमारी पृथ्वी को, हमारे ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। ऊपर का भाग उत्तर, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। फिर 0 डिग्री अक्षांश है उसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर, हम देशांतर दृष्टि से देखें तो ये 0 डिग्री देशांतर, जो ये 0 डिग्री देशांतर है इसे हम ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यांग्यार रेखा भी कहते हैं। ये जो हमारे 0 डिग्री अक्षांश है, सॉरी, ये जो 0 डिग्री देशांतर है वो हमारी पृथ्वी को, हमारे ग्लोब को दो भागों में बांट देता है। इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, इधर का भाग पूर्वी गोलार्ध। देखो, हमारा राजस्थान है वो यहाँ पर स्थित है। ये हमारा राजस्थान है। तो उत्तरी हमारा राजस्थान कहाँ है? यहाँ। तो राजस्थान की स्थिति हुई उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध।
जो हमारा राजस्थान है वो विश्व या ग्लोब में कहा उत्तरी और पूर्वी गोला है। अब देखो अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से हमारे ग्लोब को, ठीक है ना, हम दो भागों में बांट देते, ऊपर का भाग उत्तरी गोला और नीचे का भाग दक्षिण गोला। तो हमारा राजस्थान का ऊपर की तरफ इसमें हुआ उत्तरी गोला, उत्तरी गोला है। अब देखते हैं देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से हमारा जो राजस्थान है उसकी स्थिति इस प्रकार है। देशांतरीय दृष्टि से हमने हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटा, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इधर का भाग जो पश्चिमी गोलार्ध और इधर का भाग है वो पूर्वी गोलार्ध। यहाँ से इधर का भाग है पूर्वी गोलार्ध। हमारा राजस्थान कहाँ है? इधर किसमें हुआ? पूर्व में, तो पूर्वी गोलार्ध। तो हमने बात करी विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। तो विश्व या ग्लोब में देखा जाए तो हमारा राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारा राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारा राजस्थान है वो पूर्वी गोलार्ध। और अक्षांश और देशांतर दोनों दृष्टि से देखा जाए या विश्व में देखा जाए तो हमारा राजस्थान वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आगे बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है? एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है? देखो, ये हमारा बात यहां से ये मान के चलो हमारा एशिया महाद्वीप है। तो इस एशिया महाद्वीप में हमारे राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है? तो इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, उत्तर दक्षिण। पश्चिम और ये पूर्व। अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति। हमारा राजस्थान है वो भारत में यहाँ है। तो भारत में एशिया महाद्वीप में हमारा राजस्थान की स्थिति कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। हमारा राजस्थान यहाँ है तो राजस्थान स्थिति कहाँ हुई? दक्षिण पश्चिम में। इसी प्रकार हम बात करते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान की स्थिति। ये हमारा भारत। अब भारत में राजस्थान की स्थिति, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, उत्तर दक्षिण। इधर से भी दो भागों में, पश्चिम पूर्व। अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति भारत में किस प्रकार है। ये हमारा राजस्थान है यहाँ स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति भारत में होगी उत्तर पश्चिम में।
एशिया महाद्वीप में थी, दक्षिण पश्चिम में, और भारत में हो गई उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति। हमने देखा था विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से हमारा राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से हमारा राजस्थान है वो पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश और देशांतरीय दोनों दृष्टियों से देखा जाए, अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारा राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, या विश्व ग्लोब में बात करें तो हमारा राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसकी स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में देखें तो राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में, और भारत में उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। अब बात करते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है प्रश्न। देखो, राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। पहला, उत्तर पूर्व, सेकंड दक्षिण पश्चिम, थर्ड उत्तर पश्चिम, फोर्थ दक्षिण पूर्व। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और डी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। पहला है उत्तर पूर्व, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा उत्तर पश्चिम, चौथा है दक्षिण पूर्व। अब देखते हैं इनमें कौन सा सही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राजस्थान की स्थिति कहाँ है। देखते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में बात करें तो हमारा राजस्थान उत्तर पूर्व स्थिति है वो राजस्थान की कहाँ है? उत्तर पूर्व में बात करें तो विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति है। विश्व ग्लोब में राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में। उसी प्रकार देखा जाए दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो स्थिति है वो राजस्थान की है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में। उत्तर पश्चिम की बात करें तो भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम में। ये किसी में नहीं है तो ये क्या है? गलत है। अब देखो, जिस ऑप्शन में तीनों 1 2 3 आ रहे हैं वो तो सही है, और जिसमें चौथा आ रहा है वो गलत है। तो यहां से देखते हैं उपरोक्त सभी, इसमें चौथा आ रहा है तो ये क्या है? गलत है। इसमें देखें ये भी चौथा है तो ये क्या है? गलत। 1 2 4, इसमें 4 है तो गलत। यह सही है। तो राजस्थान स्थिति संबंध में सही कथन है 1 2 3 उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतरों का महत्व, अक्षांश देशांतर क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर, और बात करते हैं अक्षांश।
अक्षांश। वे काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश क्या है? वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। यह है हमारा ग्लोब, पश्चिम से पूरब की ओर। ये हो गया हमारा पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गया पूरब। वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं तथा उनसे उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित की जाती है। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची तथा उनसे उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण, ठीक है ना। ग्लोब पर अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब की ओर, देखो पश्चिम से पूरब की ओर, इस प्रकार पश्चिम से पूरब की ओर, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींचे तथा उनसे उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी, ये दूरी देखो यहाँ से यहाँ के भी, यहाँ से यहाँ, यहाँ के यहाँ, जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं कोणात्मक दूरी। उस दूरी को प्रदर्शित की जाती है। रेखाएं खींची तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, अच्छा जगह पर वो दूरी प्रदर्शित करते हैं उत्तर से दक्षिण की दूरी। अक्षांशों का महत्व, हम बात करते हैं अक्षांशों का महत्व। अक्षांशों का क्या महत्व है? सबसे पहला अक्षांशों का महत्व है स्थिति निर्धारण में। स्थिति निर्धारण में किसी स्थान की स्थिति कहां पर है, तो स्थिति निर्धारण में अक्षांशों का महत्व होता है। और तापीय कटबंध में या ताप कटबंध या तापीय कटबंध में अक्षांशों का महत्व होता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य औसत दूरी होती है, वो लगभग 111.13 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य के भाग को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध या जोन। एक अक्षांश दूसरे अक्षांश के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन कहते हैं। हमारे जो अक्षांश है वो कुल अक्षांश है, कुल अक्षांश बात करें तो कुल अक्षांश है 180।
90 तो इधर 1 2 3 ऐसे 90 और इधर से 1 2 3 इस करके 90 इधर 90 उत्तर की तरफ 90 दक्षिण तरफ। तो कुल अक्षांश हुए 90 प्लस 90 बराबर 180। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं रेखाएं कितनी होती है देखो, एक तो ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा और एक ये 90 इधर 90 इधर, 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर अक्षांश रेखा कितनी हो गई 181। एक रेखा ये है हमारे 0 डिग्री अक्षांश और 90 इधर और 90 इधर। अब बात करते हैं अक्षांश वृत्त। अक्षांश रेखा कितनी हुई हमारी 181। तो अक्षांश वृत्त है वो 179। 179 कैसे देखो, एक तो ये 90 इधर 90 इधर, तो यहाँ जो दक्षिण बिंदु और उत्तर बिंदु यहाँ वृत्त नहीं बनता है, यहाँ क्या पॉइंट होता है, पॉइंट अक्षांश का पॉइंट हो, यहाँ वृत्त नहीं होता। तो एक ही आएगा, ये और ये दो कम हो जाएंगे, 179 अक्षांश वृत्त होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अक्षांशों का महत्व के बारे में हमने बताया था, स्थिति निर्धारण में तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं अक्षांशों का ताप या कटवांग में किस प्रकार इनका महत्व होता है। ताप या कटवांग में बात करें तो ये है तापीय कटिबंध। तो ये हमारा ग्लोब है, इसको पूरा को ही मिटा दें। ये है हमारा ग्लोब या पृथ्वी। इसके बीचों बीच में है ये 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इस 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। ताप या कटबंध में अक्षांशों का स्थिति निर्धारण में तुमने देख लिया राजस्थान की स्थिति के संबंध में। अब देखते हैं ताप या कटबंध में अक्षांशों का महत्व। ये 0 डिग्री अक्षांश है, इधर उत्तर की तरफ जाएंगे, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है ना। ये दिशा हो गई हमारी। अब 0 डिग्री अक्षांश यहां से और यहां तक का, ये है 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री दक्षिण तरफ। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं कर्क रेखा। ये सब अक्षांश हैं, ठीक है ना। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं हम मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। इसी प्रकार 66.5
डिग्री। उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश को हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। ठीक है। अब देखो 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, 66.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 दक्षिणी अक्षांश आर्कटिक वृत्त। और यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव हो गया, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव लास्ट बिंदु है ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, ध्रुव है ये ऐसे। अब देखो तापीय कटबंध 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के भाग में का जो तापीय कटिबंध है वो कौन सा? उष्ण कटिबंध। ठीक है ना। 66.5 तक की बात करें, 23 से 66.5 तक का जो कटिबंध है तापीय कटिबंध है वो शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से उसी प्रकार हम बात करें 23.5 से 66.5 तक का जो दक्षिणी अक्षांश है उसमें उसको भी क्या है, वो भी शीतोष्ण कटिबंध है। बराबर है दो तरफ, यहाँ उष्ण है तो यहाँ भी उष्ण, यहाँ शीतोष्ण है तो यहाँ भी शीत। और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की बात करें उत्तरी अक्षांश, तो ये है शीत कटिबंध, तो ये भी शीत कटिबंध ठंडा। अब देखो यहाँ एक लाइन और मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, यहाँ ये है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश इसको देखा तो 0 से 23.5 तक क्या उष्ण कटिबंध और इसके बीच में शीतोष्ण। तो 66.5 और 23.5 के बीच में जो 45 डिग्री हमारा उत्तरी अक्षांश है वो है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण में आएगा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी दोनों ही उपोष्ण कटिबंध में आएंगे 23.5 से 45 डिग्री अक्षांश का। ठीक, अब देखते हैं तापीय कटिबंध में अक्षांशों का महत्व किस प्रकार है। हमारा जो राजस्थान है उसकी हम स्थिति को देखें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से, तो यहां से 30 तक है, तो यहां तक है। ये हमारा क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो किस कटिबंध में है राजस्थान? कटिबंध देखें, राजस्थान किस तापीय कटिबंध में स्थित है? राजस्थान किस तापीय कटिबंध में स्थित है? तो देखो
थोड़ा सा तो उष्ण में आ रहा है और फिर उपोष्ण में। हम इसको उष्ण उपोष्ण उष्ण उपोष्ण कटिबंध राजस्थान कहाँ 45 डिग्री से नीचे 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो हम देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो हमारा राजस्थान में वो 45 से नीचे ही तो रहेगा ना। तो 45 से नीचे रहा तो ये उष्ण में आ रहा है थोड़ा सा, तो उष्ण कटिबंध हो गया। अब देखते हैं ये उपोष्ण में बोल रहा है, तो दोनों में आ रहा है उष्ण और उपोष्ण, दोनों कटिबंधों में राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति कैसे है, उष्ण या उपोष्ण, या ऐसे पूछ रहे वो उपोष्ण ना आके उष्ण और शीतोष्ण। ठीक है ना, राजस्थान के तापीय कटिबंध उष्ण या उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण तापीय कटिबंध में ये और यह उष्ण और शीतोष्ण। देखो शीतोष्ण में तो है ही है, इसके बीच में जो कटिबंध है वो उपोष्ण। शीतोष्ण और उष्ण को मिलाकर बनता है तापीय कटिबंध, उपोष्ण तापीय कटिबंध। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा है ना ये। देखो इसको एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको। 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। उसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार राजस्थान विश्व के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो कटिबंध पाया जाता है, इन दोनों के मध्य वो होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों होता है, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो यहाँ क्या है, सूर्य की सीधी किरण आएंगे, सूर्य की सीधे किरण आएंगे तो तापमान क्या होगा, अधिक। तापमान क्या होगा, अधिक। तो इसलिए कटिबंध कैसा होगा, उष्ण कटिबंध। अब देखो उसी हिसाब से हमने एक लाइन और ड्रॉ की थी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखो सबसे पहले अपन हम ये 66.5 को देख लेते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के मध्य में यहाँ से और यहाँ तक जो जलवायु पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 से और 66.5 के मध्य जो जलवायु पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। यहाँ कैसी पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु 0 से 23.5 तक। उसी प्रकार देखते हैं हम 66.5 उत्तरी अक्षांश और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सा तापीय कटिबंध है, वो शीत तापीय कटिबंध है। अब देखो 23.5 से 66.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 से 66.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में एक लाइन हमने ड्रॉ की थी, वहां क्या उपोष्ण कटिबंध है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा राजस्थान है उसकी तापीय कटिबंध देखना, हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का तापीय कटिबंध देखो, हमारा राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट, तो ये तो 23.5 है, तो राजस्थान तो इससे पहले ही प्रारंभ होगा ना, तो उष्ण में ही आ जाएगा। और 23.5 के बाद आ रही शीतोष्ण कटिबंध और 23.5 तक क्या 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो कौन सा कटिबंध है, वो उष्ण कटिबंध। तो हमारा राजस्थान है 23 डिग्री
3 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ऊपर की तरफ है ना हमारा राजस्थान, तो उत्तर में बात करेंगे तो ये हमारा उत्तर है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12, तो 45 से कम है 30, तो हमारा राजस्थान यहाँ स्थित है। तो किसमें होगा, ऊष्ट में भी है थोड़ा सा और उपोष्ट में भी है, या फिर आ जाए उष्ट और शीतोष्ण, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये हमारा राजस्थान का तापीय कटिबंध है। यहां तक आ गए ये समझ में। अब आगे चलते हैं हम। तो हमारा राजस्थान है वो किस कटिबंध में, किस तापीय कटिबंध में, उष्ण या उपोष्ण, उष्ण उपोष्ण कटिबंध या उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है। ये हो गया हमारे अक्षांश। अब बात करते हैं देशांतर। देशांतर देशांतर क्या है? देशांतर देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। देखो ये है हमारा उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ये हमारी 0 डिग्री हो गई भूमध्य रेखा। हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, इस हिसाब से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है तथा उनसे पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित की जाती है। प्रदर्शित की जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ तो देशांतर रेखाएं खींची जाती है और उनसे जो कोणात्मक दूरी होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व, जो ये 0 डिग्री देशांतर है हमारा, तो ये पश्चिम से पूर्व की दूरी, इसको बोलते हैं कोणात्मक दूरी, इसको प्रदर्शित करती है। देशांतर खींचे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, पर उनकी कोणात्मक दूरी जो वो होती है वो पश्चिम से पूर्व, इस दूरी को ये प्रदर्शित करते हैं। एक देशांतर से ये देखो देशांतर 180 इधर और 180 इधर, कुल देशांतर 360 होता है। देशांतर का 360, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो कुल हो गए 180 प्लस 180 360 डिग्री
360 डिग्री हो गए, तो 360 देशांतर हो गए। ऐसे इसको करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके ये 180 और ऐसे इधर से 180। अब बात करते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य को गौर कहते हैं। जो मध्य एक देशांतर दूसरे देशांतर के मध्य जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। गौर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जो और सर्वाधिक दूरी होती है, एक देशांतर दूसरे देशांतर में जो सर्वाधिक दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, वो होती है 111.32 किलोमीटर। सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। देशांतरों की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा 111.32 किलोमीटर। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी दूरी क्या कम होती जाती है। देखो यहाँ तो ज्यादा है, ये भूमध्य रेखा पर तो इसकी दूरी क्या ज्यादा है। अब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दूरी कम होती जाती है। देखो यहाँ ये पॉइंट बन रहा है ना, तो ये दूरी यहाँ धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब देखते हैं देशांतरों का महत्व। देशांतरों का महत्व। देशांतरों का क्या महत्व? सबसे पहला महत्व है देशांतरों का स्थिति निर्धारण में। स्थिति निर्धारण में किसी स्थान की स्थिति कहां पर है उसका निर्धारित करने में देशांतरों का महत्व है। आपने देखा ना कि राजस्थान की स्थिति में देशांतरीय दृष्टि, तो स्थिति निर्धारण। दूसरा महत्व इसका समय की गणना में। समय की गणना में देशांतरों का महत्व। समय की गणना में कैसे कि हम किसी स्थान जाते हैं, यहाँ कितने बज रहे हैं, वहाँ कितना समय है, वहां कौन सा दिन है, तो उसमें इसका महत्व होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले दो आप। अब बात करते हैं देशांतरों के महत्व में। स्थिति के संबंध में तो हमने महत्व देख ही लिया था देशांतर। अब बात करते हैं समय की गणना में देशांतरों का महत्व। समय की गणना हम कैसे करते हैं? समय की गणना, समय की गणना समय की गणना में देशांतरों का महत्व। देखो ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, इसको हम ऐसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। ये है 0 डिग्री देशांतर। यहाँ ठीक है ना। इस 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच देखा, ग्रीनविच देखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यांगियार रेखा भी कहते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर का निर्धारण 1882 में इसका निर्धारण किया गया था। 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1882 में। अब देखो 0 डिग्री देशांतर हम पूरब की तरफ, ये हो गया 180 डिग्री पूर्वी
देशांतर, ठीक है। और इधर पश्चिम की तरफ बात करें तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। ये इस 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर का निर्धारण 1884 में किया गया था। जब किया गया था 1884 में। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर का निर्धारण 1884 में, 0 डिग्री देशांतर का 1882 में। इस 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन। इस 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। यहाँ हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का समय मानक है। इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये इसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। अब देखते हैं समझिएगा। 0 डिग्री देशांतर से या किसी भी स्थान से पूरब की तरफ जाते हैं, 0 डिग्री देशांतर से या किसी भी स्थान से पूरब की तरफ जाते हैं तो समय में क्या होती है? वृद्धि। समय में क्या होगी? वृद्धि। समय क्या है? बढ़ता है। उसी प्रकार हम देखेंगे 0 डिग्री देशांतर से हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में क्या होगी? कमी। समय में क्या होती है? कमी। अगर हम किसी स्थान से पूरब की तरफ जाते हैं तो समय में क्या होती है? वृद्धि। और अगर हम किसी स्थान से पश्चिम की तरफ जाते हैं समय में क्या होती है? कमी। इसी प्रकार देखते हैं कि हमारा जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत का है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा जिसको IST बोलते हैं। ये ग्रीनविच से GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच से GMT से 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे। 82.5 डिग्री कितनी है? GMT से 5.5 घंटे आगे है GMT। जैसे कि मान के चलो हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर समय कितना है? 12 बज रहे हैं। तो GMT से कितना है? 5.5 घंटे। तो यहाँ कितना समय होगा? 5.5। तो समय की गणना में आया, हम बताएंगे राजस्थान के समय की गणना में आपको इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो
अब बात करते हैं हम सूर्य के संबंध में। सूर्य से संबंधित कुछ बात करते हैं हम यहाँ। सूर्य से संबंधित कुछ बातें देखो। यह है हमारा सूर्य के सापेक्ष में सूर्य के सापेक्ष यह है हमारा ग्लोब, यह है हमारा ग्लोब। ये आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इस ग्लोब को 0 डिग्री अक्षांश, यह है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा। यहां से यहां 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को करके रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। अब देखो इसी प्रकार बात करते हैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। और ये है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब देखते हैं सूर्य के समय ये, और यहाँ कटवन देखते हैं। यहाँ उष्ण, यहाँ शीतोष्ण और यहाँ कौन सी होगी? कटवन शीत। यहाँ भी उष्ण, यहाँ शीतोष्ण और यहाँ शीत। शीत कटवन या शीत जलवायु पाई जाएगी। अब देखो जो हमारा सूरज है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य 21 मार्च को हमारा जो सूरज है वो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को जो हमारा सूरज है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च को जो हमारा सूरज है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। जब भूमध्य रेखा सीधा चमकेगा तापमान क्या होगा? अधिक। तो तापमान अधिक होगा तो उच्च तापमान होगा। तापमान कैसा होगा? उच्च। और यहाँ जब तापमान अधिक होगा तो वायु दाब क्या होगा? निम्न। उच्च तापमान होगा, वायु दाब क्या होगा? निम्न। निम्न वायु, उच्च वायु दाब, तापमान उच्च होगा, वायु दाब क्या होगा? निम्न। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की वजह किरणें जाएंगी यहाँ, तो यहाँ क्या होगा? अच्छी वर्षा होगी। तो यहाँ तापमान कैसा बढ़ेगा? उष्ण। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण। जलवायु भी उष्ण होगी, वर्षा भी अच्छी होगी। तो देखो ये यहाँ पर आ रहा, तो जैसे जैसे सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पर, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी किरणें ध्रुवों पर क्या है? कम होती जाएंगी। अब बात करते हैं सूर्य की। यह है हमारा राजस्थान।
ये है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें ये इधर, यहां से इधर। तो सर्वाधिक, देखो इसको राजस्थान के मैप में देखते हैं हम। यहां तक समझ में आया ना आपके में? अब बात करते हैं सूर्य की किरण। सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन। राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो यह है हमारा राजस्थान। ये है हमारा राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ ये है हमारा सूर्य। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण पड़ते हैं। जब सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें 21 मार्च को पड़ते हैं तो दोनों ध्रुवों पर दिन रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। हम राजस्थान समय तक 21 मार्च को सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ जाएंगी? देखो यहाँ, और तिरछी जाएंगी यहाँ। तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें और तिरछी किरणें। सर्वाधिक सीधी किरणें, सीधापन या सीधी किरणें, यह है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा फिर है इधर डूंगरपुर, फिर है यहाँ प्रतापगढ़, और यहाँ है झालावाड़, और यहाँ है उदयपुर। इस तरह यहाँ है गंगानगर, यहाँ हनुमानगढ़, और यहाँ है बीकानेर। अब बात करें सूर्य की सर्वाधिक सीधापन या सर्वाधिक सीधी किरण कहाँ है? सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सीधी किरण कहाँ जाती है? बांसवाड़ा में। सूर्य का सर्वाधिक सीधापन या सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में आती है। उसके बाद बांसवाड़े के बाद सूर्य के सर्वाधिक सीधापन होता है वो डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़, फिर उसके बाद झालावाड़, फिर उदयपुर। तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर में। तो सीधेपन की बात करें, सूर्य के सीधापन की या सीधी किरणें, तो सबसे पहले पड़ती हैं वो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद झालावाड़, और झालावाड़ के बाद आती हैं उदयपुर में, ठीक है। तो ये तो है सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण कहाँ आती है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद आएंगी सर्वाधिक सीधी किरण डूंगरपुर। आप राजस्थान का मैप लेके रहिए और उसमें देखिए सबसे पहले ये आता है बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर इधर आएंगी सीधी किरण ये प्रतापगढ़, फिर झालावाड़, फिर उदयपुर। तो सर्वाधिक सीधी किरण पड़ेंगी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। अब बात कर रहे हैं सूर्य के सर्वाधिक तिरछी किरणें या सूर्य के तिरछेपन का
या किरणों का तिरछापन। देखो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण यहाँ सबसे पहले आता है गंगानगर। गंगानगर के बाद सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण पड़ती है वो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के बाद सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण पड़ती है वो बीकानेर में। देखो ये आ गया समझ में। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा, उसके बाद पड़ती है डूंगरपुर में, डूंगरपुर के बाद पड़ती है ये प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के बाद पड़ती है ये झालावाड़ में, और सबसे लास्ट में पड़ते हैं ये उदयपुर में। उसी प्रकार देखते हैं सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण गंगानगर में, उसके बाद आती है हनुमानगढ़ में, फिर आती है ये बीकानेर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो आगे बात करते हैं, इससे हमारा जो प्रश्न बनता है किस प्रकार बनता है, सीधेपन और तिरछेपन। सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम है। आरोही क्रम कैसा पूछा है प्रश्न? हमसे सीधा नहीं पूछ के कैसे पूछ रहा हो? आरोही और क्रम है। सीधा नहीं पूछा तो तिरछापन कैसा सूर्य का सीधेपन के संबंध में या तिरछेपन के संबंध में वो पूछा आरोही में, ठीक है ना। क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा है सूर्य के सीधापन का आरोही क्रम। अब हमें पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आरोही क्रम। अब बात कर सकते हैं सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है? आरोही का मतलब होता है, मार्कर में क्या हो गया? आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते का मतलब होता है, आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम में। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ते क्रम में। सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, इस तरह से हमने देखा सूर्य का आरोही क्रम। तो आरोही देखा सबसे पहले बात करी थी हमने, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, सीधापन का घटना और तिरछेपन का बढ़ना। तो बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम बात करेंगे। तो अब देखते हैं बढ़ते क्रम में। देखो सबसे पहले, सबसे बाद में सूर्य की किरण आती है गंगा नगर, श्री गंगानगर। उसके बाद आती है हनुमानगढ़, उसके बाद आती है बीकानेर, ठीक है ना। और लास्ट में बात करें तो हमें यहाँ डूंगरपुर, और सबसे लास्ट में आती है बांसवाड़ा
बाड़ा। तो सूर्य के सीधेपन का आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तिरछेपन का बढ़ना और सीधेपन का घटना। तो गंगानगर में आएंगी, तो इसके बाद हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अब बात करते हैं सूर्य के तिरछेपन का। ये सीधापन होगा, यहाँ आ गया तिरछेपन का। सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम क्या है? सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम क्या है? तो देखो, तिरछेपन तो सीधेपन का, तिरछेपन का घटना और सीधेपन का बढ़ना। तो यहां बात करेंगे हम, देखो ये हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर जैसे लास्ट में बात करते हैं हम बांसवाड़ा डूंगरपुर। फिर बात करते हैं अपन हनुमानगढ़ में, गंगा नगर। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में। नमस्कार दोस्तों।